अच्छा, अब ये जो कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, वो होस्टिंग कंपनी कहलाती हैं। और बहुत सारी कंपनी हैं, आप गूगल पे जाइएगा, लिख दीजिएगा टॉप होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, लिस्ट आ जाएगी। वेबसोल के नाम से एक कंपनी है, मतलब मैं 2-3 के नाम ले लेता हूँ, इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं। होस्टिंगर के नाम से एक कंपनी है, IT लिंक्स के नाम से एक कंपनी है, सर्वर सी के नाम से एक कंपनी है, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विसेज दे रही हैं। और वही कंपनी, उनके पास जो पैकेज होता है वो ऐसे भी होता है कि ऑल इन वन पैकेज भी होता है, कि मतलब आप उनको पे करें। मतलब मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने अपनी वेबसाइट होस्ट कराई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 2 चीज़ें परचेज की होंगी, डोमेन और होस्टिंग। फॉर एग्जांपल उसका पैकेज जो है ना वो है 12,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 पर ईयर पर उसको डोमेन भी मिल गई और 12,000 पर ईयर में उसको होस्टिंग भी मिल गई। अच्छा, अब कंपनीज के कुछ होस्टिंग पैकेज ऐसे होते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं, होस्टिंग पैकेज में वो क्या कहते हैं भाई हमसे होस्टिंग ले लो। स्क्रीन ऑफ होगी ना, मुझे बताइएगा। तो डोमेन आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन हर डोमेन आपको फ्री नहीं मिलेगी। ये बाद में पता लगता है जब हम डोमेन परचेज करने जाते हैं। वो आपको कौन सी डोमेन फ्री ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली वो आपको फ्री ऑफर कर रहे हैं .com, वो आपको .com फ्री ऑफर कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको .com की स्टोरी सुनाई है कि .com एक ऐसी डोमेन है जिसके अवेलेबल होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं किसी अननोन नेम के साथ जाऊँ फिर हो सकता है, लेकिन जब मैं SEO की बात करता हूँ ना, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या हमारा कीवर्ड मौजूद है और क्या हमारी वेबसाइट बहुत लेंथी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक करने का एक फैक्टर भी है। तो अगर हम कोई अननोन सा नाम रख लें, जैसे मैं कहूँ मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है कलीम इंजीनियरिंग, अब काफ़ी लंबा चौड़ा नाम हो गया। अब अगर किसी को मैं ये वाला ईमेल एड्रेस दूँ और इस ईमेल एड्रेस पे लिखा हो info@kalimengineering.com, कितना अनकंफर्टेबल नाम है ईमेल का, ठीक है ना। जैसे अगर मैं दूसरे बंदे को दूँ info@jio.tv, कितना आसान नाम है, याद रखने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। वो तो टाइप करते हुए कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया करेगा हर दफ़ा कलीम इंजीनियरिंग लिखते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वेबसाइट के नाम ज़्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए। सो क्योंकि होस्टिंग कंपनी को ये कंफर्म होता है कि भाई इतने सारे नाम तो अवेलेबल होंगे ही नहीं, बाई चांस अगर वो मिल जाएगा तो फाइन हम दे देंगे, लेकिन देंगे कौन सा नाम, सिर्फ .com। मिसाल के तौर पर मैंने उसे कहा जी मुझे दे दो होस्टिंग, अपना 12,000 रुपये वाला पैकेज मुझे दे दो, जो भी आपका। उन्होंने कहा सोके ले लें। उन्होंने कहा अभी किस नाम की डोमेन लेंगे आप। सो मैंने उसे कहा कि मैं नाम लूँगा abc.com। तो उन्होंने कहा भाई abc.com तो नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी मुझे यूँ करें abc.org दे दें। उन्होंने कहा इट्स ओके, आप ये हमसे ले लें, मगर ये आपको फ्री नहीं मिलेगी। अब हमारे पास जो फ्री की ऑप्शन है वो सिर्फ किसके साथ है, .com। तो हो सकता है मैं उसे को यार यूँ करो फिर abc.786 कर दो। अब वो फॉर एग्जांपल वो कहें हाँ जी ये नाम अवेलेबल है, पर नाम बहुत ऑकवर्ड सा हो गया डोमेन का नाम। ये ABC मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये ABC का मतलब है उस कंपनी का नाम, ठीक है। तो उस कंपनी के नाम के साथ जब 786 लिखा होगा तो बहुत ऑकवर्ड नाम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने पिछले दिनों एक कंपनी की डोमेन को रिन्यू करवाया, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज के नाम से वो कंपनी है, उसकी हमने डोमेन रिन्यू करवाई है, सिर्फ डोमेन नॉट होस्टिंग, उसकी हमने सिर्फ डोमेन रिन्यू करवाई है। तो उसके लिए हमने 5,000 पे किया सिर्फ डोमेन के लिए। इसका मतलब है होस्टिंग अलग है। अब ये जो होस्टिंग पैकेज है ये क्या है, अगर आप समझना चाहते हो ना कि व्हाट इज़ होस्टिंग एंड व्हाट इज़ होस्टिंग पैकेज, तो आप मार्केट से अपना लैपटॉप खरीदने जाते हैं। बेसिकली उसके लिए भी आप होस्टिंग के लिए अपने लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल करवाते हो। क्या करवाते हो, होस्टिंग के लिए क्या इंस्टॉल करते हो, कहाँ पर होस्टिंग होगी। होस्टिंग का क्या मतलब है, मैंने अपना CV सेव किया, मैंने अपना CV सेव किया, कहाँ पे सेव किया, हार्ड डिस्क पे सेव किया। सो बेसिकली आपकी लैपटॉप की होस्टिंग किस में हो रही है, हार्ड डिस्क में हो रही है, ठीक है। तो आप जब लैपटॉप लेने जाते हो, तो जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो एक फैक्टर तो नहीं होता, लैपटॉप खरीदते हुए स्पीड के पॉइंट से अगर मैं फैक्टर्स कुछ कहूँ, CPU नंबर 1, नंबर 2 उसकी कैश मेमोरी कितनी अच्छी है,
ये कैश मेमोरी क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो कंफ्यूज ना हो, एक एक्स्ट्रा मेमोरी अटैच की जाती है सीपीयू के लिए स्पीड को ज़्यादा तेज़ करने के लिए, ठीक है, उसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी रैम कितनी है, यही चीज़ें देखते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम होस्टिंग खरीद रहे हैं उसमें भी तो डाटा ही रखना है हमें, उसके लिए भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि आपका सीपीयू कितना है, आपकी रैम कितनी है, आपकी कैश मेमोरी कितनी है। सो इन चीज़ों की बेसिस पर आपको होस्टिंग का पैकेज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसे को होस्टिंग दे दो और मुझे कुछ पता ही ना हो कि होस्टिंग में है क्या, अब वो मुझे कहेगा ना कि 12,000 रुपये की मैं होस्टिंग दे रहा हूँ विद डोमेन, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे पूछना चाहिए कि भाई आप इस होस्टिंग में मुझे कौन सा सीपीयू दे रहे हैं। बेसिकली जो सर्वर्स होते हैं उनमें मल्टीपल सीपीयूज़ भी लगे होते हैं और इन्होंने क्या किया होता है, सीपीयूज़ का कुछ हिस्सा आपको डेडिकेट कर देते हैं। फिर आपने पूछना है इसमें रैम कितनी है जो आपके लिए है, सिर्फ वो आपको बताएंगे। हो सकता है वो आपको कहे भाई 300 MB की रैम है, बहुत कम है। अगर वो आपसे कहे कि 1 GB की रैम है, इज़ फाइन, ठीक है, समझ में आ गई ना बात की, कुछ अंदाज़ा हुआ होस्टिंग का। तो इसका मतलब ये हमने होस्टिंग पैकेज बाय करना है। सपोज किया मुझे 12,000 का एक होस्टिंग पैकेज मिला, डोमेन नहीं मिल सकी, मैंने 5,000 की डोमेन भी लगा ली, तो 17-18 हज़ार रुपये में मुझे ये सब कुछ मिल गया। ये कब का मैं पे कर रहा हूँ, साल का। वेबसाइट भी बनवाई, 50,000 रुपया उसका भी लगा दिया। हर साल मैं 15-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी वेबसाइट जो है वो पहले पेज में तो नहीं है, आती नहीं है, नज़र ही नहीं आती है हमारी वेबसाइट कहीं पर भी। वेबसाइट कब नज़र आती है, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है कंप्यूटर कोर्सेज़ के मतलब कंप्यूटर कॉलेज है, तो हम लिखते हैं भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मेरी वेबसाइट नहीं आती। और जब मैं लिखता हूँ abc.com जो कि मेरे कॉलेज का नाम है, तो मेरी वेबसाइट आ जाती है। तो इसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ हमें। भाई क्या लोग आपकी वेबसाइट का नाम जानते होंगे? नहीं जानते होंगे ना। लोग तो वो जानते होंगे जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें सर्विसेज चाहिए। कोई बंदा लिखेगा कि बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मेरी वेबसाइट नहीं आती भाई abc.com, लेकिन कोई बंदा फिर abc.com लिखता है तो उसके ऊपर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी लिखे हुए हैं। उसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने इतने सारे पैसे ज़ाया कर दिए, क्योंकि ये तो मेरा वेबसाइट तो ना, ये तो मेरा विजिटिंग कार्ड हो गया। तो जिसने यहाँ तो जो जानते हैं वो इस तक पहुँचेंगे, या जिसको मैं लिंक शेयर करूँगा वो इस तक पहुँचेंगे। तो ये तो एक विजिटिंग कार्ड की तरह की शक्ल हो गई, जिसका मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट मेरी ज़ाया हो गई। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ ऐसा टेक्निक लगानी है कि भाई मेरी वेबसाइट सर्विसेज के लिए ऊपर नज़र आए, यानी जो जो कुछ मैं बेचता हूँ कोई भी बंदा वो ख़रीदना चाहे, टाइप करे तो मेरी वेबसाइट पहले पेज पर नज़र आ जाए। इट इज़ कॉल्ड एसईओ। सारी स्टोरी मैंने आपको एसईओ के लिए समझी है, इसको हम एसईओ कहते हैं कि हमने वेबसाइट को रैंक करना है कि वेबसाइट पहले पेज पर आए, मगर नाम से नहीं। नाम से तो आएगी क्योंकि वो डोमेन में शामिल है, नाम से नहीं, बल्कि किससे आए, मेरी प्रोडक्ट से आए और मेरी सर्विसेज से आए या मेरी बिजनेस कैटेगरी से आए। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी हम क्या करेंगे, गूगल वालों ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि भाई ये फैक्टर्स अपनी वेबसाइट पे लगाओगे तो मैं तुम्हें पहले सफ़े पे लेके आऊँगा। उन फैक्टर्स को जब हम अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी वेबसाइट की एसईओ हुई है। और साबित कब होगी, जब वो पहले सफ़े पर आ जाएगी। चलो पहले पे नहीं आती, शुरू में दूसरे तीसरे पे तो आनी चाहिए ना, सफ़े पर, नंबर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छी वेबसाइट्स हैं एट द एंड उसको पहली 5-7 पोजीशन में नज़र आना चाहिए। इसका मतलब है वो अच्छी वेबसाइट है। सो ये तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट इज़ एसईओ है क्या। अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया और आपको ये भी पता लग गया कि एक बंदे ने वेबसाइट बना के रखी है और वो ईयरली उस पर इन्वेस्ट भी करता जा रहा है, मगर वो इन्वेस्टमेंट एसईओ पे नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी तरह से भी अपने बिजनेस को अपनी वेबसाइट की मदद से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इस तरह उसका बिजनेस तो ग्रो होगा ही नहीं। सो मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे कराना चाहिए कि भाई आप अपनी मार्केटिंग करवाएं, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवाएं, ताकि आपकी वेबसाइट पहले सफ़े के ऊपर नज़र आए। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि व्हाट इज़ वाई एसईओ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, एसईओ की ज़रूरत क्यों है हमें। ये सारी मैंने आपको जो डोमेन और होस्टिंग की स्टोरी सुनाई है सिर्फ इसलिए बताया है कि भाई एक बंदा इतना सारा पे कर रहा है लेकिन अभी तक उसने एसईओ के लिए पे नहीं किया।
जो उसकी मेन ज़रूरत है, ठीक है। होस्टिंग पैकेज बेशक छोटा रखें। एक और चीज़ याद रखें, किसी भी वेबसाइट ने जिसने ऊपर आना है उसने इसलिए ऊपर नहीं आना कि वो बड़ी खूबसूरत है, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है वेबसाइट, बहुत कलरफुल बनी हुई है तो शायद इसलिए आ रही है। वेबसाइट ऊपर सिर्फ वो आएगी जो ज़्यादा गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी। जैसे मैं कहूँ ना, क्लास में टॉप कौन करेगा? जिस बंदे के 100 में से 95 मार्क्स होंगे वो पहले नंबर पर आएगा, जिसके 92 मार्क्स होंगे वो दूसरे नंबर पर आएगा, जिसके 87 मार्क्स होंगे वो तीसरे नंबर पर आएगा, और जिसके 40 मार्क्स होंगे वो बिल्कुल एंड पे होगा। बिल्कुल वेबसाइट की वो क्यों हो रहा है ऐसे? कॉलेज ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ना सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने के लिए। तो जिसके 95 मार्क्स हैं, इसका क्या मतलब कि उसने ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए, और जिसके 40 मार्क्स हैं इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तो उसने किया ही नहीं, यहाँ बहुत ही नॉमिनल फैक्टर्स को फॉलो किया, इसलिए वो सबसे आखिर में खड़ा होगा। तो यही समझ लें कि जिसने SEO नहीं करवाई वो 40 है, और जो 40 है वो हो सकता है 5वें पेज पर हो सकता है 7वें पेज पर हो सकता है 10वें पेज पर हो सकता है कहीं भी ना हो, नज़र ही ना आ रहा हो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो, उस वजह से वो बंदा ही नज़र ना आए। अब अगली बात क्या है हमारे लिए? ये तो हमें पता लग गया कि SEO की ज़रूरत क्या है, सबको पता लग गया ना कि SEO की ज़रूरत क्या है। आप सबको पता होना चाहिए कि आप SEO का कोर्स कर क्यों रहे हैं। ये मैंने आपको वजह बताई है कि हम क्यों SEO करना चाह रहे हैं वेबसाइट की, क्यों ज़रूरी है वेबसाइट की SEO। और जब हम किसी से वेब की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा उसे कहता हूँ कि बजट, वेबसाइट के बनाने पे कम बजट रखो और उसकी मार्केटिंग पे ज़्यादा बजट रखो। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट एक सादा मैसेज की शक्ल में भी है ना, लेकिन वो सर्विसेज के अगेंस्ट नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग आप तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बहुत कलरफुल है, उसके बावजूद वो कहीं नज़र नहीं आती है, तो इसका मतलब लोग तो नहीं आप तक पहुँच सकते। हमें लोगों को अपनी वेबसाइट तक पहुँचाना है। अब अगली चीज़ क्या है जी? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी बातें मैं कर किसके लिए रहा हूँ? वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ। और आपने ऑप्टिमाइजेशन भी वेबसाइट की करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वेबसाइट तो नई चीज़ आ गई हमारे पास एक है। हमें क्या पता कि वेबसाइट क्या है, हमें क्या पता कि वेबसाइट पे काम कैसे करना है? आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं ना पता हमें। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट को रैंक करना है, तो इसका मतलब तो ये सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं वेबसाइट पे काम ही नहीं करूँगा तो वेबसाइट को रैंक कैसे करूँगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दफ्तर के बाहर ताला लगा हुआ है और मैं बाहर बैठ के काम करने लगा हूँ, क्योंकि ताले अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता, काम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉक को खोल के अंदर आना पड़ेगा। तो जब तक हम वेबसाइट पर जाएंगे नहीं, वेबसाइट को इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। वेबसाइट को इस्तेमाल करने का मतलब एज ए यूज़र नहीं, एज ए डेवलपर, एज ए एडिटर। जब तक हम वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकेंगे, इसका क्या मतलब है? जब तक हम वेबसाइट में कुछ कर नहीं सकते, इसका तो मतलब है कि भाई कुछ भी नहीं होगा, आपकी तो ग्रिप ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि SEO करनी है, तो मैं इस तरह इसलिए आया हूँ कि मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाऊँ। यहाँ पर मैं आकर ना एक कीवर्ड लिखता हूँ। कीवर्ड क्या होता है? चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कीवर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है SEO का। कीवर्ड रिसर्च, कि कीवर्ड होता क्या है, बनाते कैसे हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब मैं SEO शुरू करूँगा सबसे पहले यही पढ़ाऊँगा, कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊँगा। लेकिन अगर हम कीवर्ड्स को अभी समझेंगे, जब तक हमने कीवर्ड को पढ़ा नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी बंदा गूगल पर आता है और गूगल पर आकर कुछ ढूंढता है। क्या ढूंढता है भाई? जो उसे चाहिए, जो उसने ख़रीदना है, या जो वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, गूगल पर लिखेगा। तो गूगल पर जो चीज़ वो लिखता है उसे हम बोलते हैं सर्च क्यूरी। सर्च क्यूरी होती है ना, उसकी सर्च के शक्ल में लिख रहा होता है, तो उसकी सर्च क्यूरी है। या मैं कह सकता हूँ वो उसका सर्च फ्रेज है कि वो चाहता क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक यूज़ लैपटॉप लेना चाह रहा हूँ, तो मैं गूगल पर आऊँगा और लिखूँगा यूज़ लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, लिस्ट आ जाएगी। मैं माउस ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा बेस्ट माउस कंप्यूटर एसेसरीज शॉप इन लाहौर, इसमें लोकेशन भी आएगी और वेबसाइट्स भी आएंगी। बात तो इसका मतलब क्या है कि जो को मैं ढूंढ रहा हूँ ये मेरी सर्च क्यूरी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सर्च क्यूरीज हैं। लेकिन इतने सारे लोग हैं जो सर्च क्यूरीज कर रहे हैं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना कि सारों की सर्च क्यूरीज ही कीवर्ड्स हों। फिर क्या होगा? गूगल इस चीज़ के एनालिसिस करेगा कि भाई
अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10,000 लोगों ने क्यूरी लिखी, मतलब उनको सबको लैपटॉप खरीदना है, तो उसने देखना है कि इस सारी सर्चिंग में से कॉमन क्यूरी कौन सी है। जो कॉमन क्यूरी होती है उसको गूगल क्या बना देता है, कीवर्ड बना देता है। यानी फिर हम ये कहेंगे कि ये मिसाल के तौर पर मैंने कॉमन क्यूरी निकाली ना, तो कॉमन क्यूरी ये लिख ली कि यूज्ड लैपटॉप्स प्राइसेस इन लाहौर, ठीक है। किसी ने ये भी लिखा होगा कि यूज लैपटॉप्स, किसी ने लिखा होगा कि यूज लैपटॉप्स नियर मी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो लिख रहे होंगे। लेकिन जब गूगल ने देखा तो उसने कहा कि इनमें से कॉमन जो थी ना वो थी यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, लाहौर के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसने क्या किया, इसको कीवर्ड बना दिया। अब आपको समझ में आ गया कीवर्ड क्या है, हमने कीवर्ड पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ मैंने समझाया कि मैं बार बार अगर कीवर्ड बोलूँ तो आपको पता हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक कीवर्ड है, वो मैं टाइप करने जा रहा हूँ। गूगल पर आया हूँ मैं, और यहाँ आकर मैंने लिखा प्रोफेशनल लिखा हुआ आ गया लिस्ट में, किचन इक्विपमेंट, इस पर क्लिक करें। सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ गई है, आ गई है। अगर आप स्टूडेंट्स को ये लगता हो कि भाई हम कैसे सीखेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता, ये जो वेबसाइट अभी मैंने खोली है, आपने देखा कीवर्ड के गेस खुद ही खुली है। और ये वेबसाइट एक स्टूडेंट से ही मैंने बनवाई हुई है, आप ही की तरह का स्टूडेंट था जो सीख रहा था, और उसी ने ये वेबसाइट बनाई। और कैसे बनाई उसके सारे सोर्सेज मैं बताता हूँ कि मैंने उसे क्या प्रोवाइड किया था, और फिर वो सब कुछ आपको भी मिलेगा जो उसने किया था। और ये लाई हुई है ना वेबसाइट, ये वेबसाइट मैंने क्लाइंट के वेबसाइट में ऐड भी की हुई है, और ये आप देख रहे हो कीवर्ड के ऊपर रैंक भी कर रही है। मैंने लिखा ना कीवर्ड के अगेंस्ट यही आई है ना, इसका मतलब है रैंक कर रही है। कैसे कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस वेबसाइट को खोलना चाहता हूँ। मैंने वेबसाइट खोल दी। अब ये एक वेबसाइट है जो खुल के मेरे सामने आ गई है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो आप खोलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा क्लाइंट मेरे पास लेकर आता है अपनी वेबसाइट, और मुझे आकर कहता है भैया आपने इसकी एसईओ करनी है, इसको रैंक करना है, पहले नंबर पर लाना है, पहले पेज पे लेकर आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसकी वेबसाइट को खोलूँगा और फिर मैं देखूँगा। इसका मतलब ये जो वेबसाइट खुली हुई है, मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी है ना। चेंजेस करने का मतलब क्या हुआ, मुझे तस्वीरें चेंज करनी पड़ सकती हैं, मुझे ये टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ सकता है, और अगर मैं देखूं कि इसमें और क्या लिखा हुआ आ रहा है, तस्वीरें ही तस्वीरें होंगी जो मैं ड्रैग कर रहा हूं। टेक्स्ट तस्वीरें दो ही चीज़ें हैं ना, या तो तस्वीरें हैं या टेक्स्ट है। अब आप ये कहेंगे सर हमने तो एसईओ सीख ली है मगर हमने वेबसाइट में चेंजेस करना नहीं सीखा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब आपने एसईओ करनी है, असल में मैंने क्या करना है, इसका कंटेंट चेंज करना है। कैसा करना है, चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी वेबसाइट को ही चेंज कर दूंगा, उसकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि कंटेंट जैसा लिखा होना चाहिए, क्या वैसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं उसको चेंज करूंगा। मैं देखूंगा जो इसके मेन कीवर्ड्स हैं क्या उसकी वेबसाइट में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, मैं वो लिख दूंगा। मैं देखूंगा क्या इमेजेस बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, इमेज के नाम कैसे होने चाहिए, इमेजेस के अंदर कीवर्ड यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, इमेज का साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आएंगी, ये ऑप्टिमाइजेशन में आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट को एडिट करना भी आना चाहिए। अब आप देखें कि पहली बात तो ये है कि मैंने वेबसाइट बनाई नहीं है, ऐसे ही है ना। तो जो एसईओ एक्सपर्ट है उसने वेबसाइट नहीं बनानी, एसईओ एक्सपर्ट ने क्या करना है, वेबसाइट को मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करनी। ऐसे नहीं करना कि तस्वीरें राइट पर थी तो मैं को ये तो गलत है, राइट पर इनको लेफ्ट पर ले आओ। इसका बिल्कुल एसईओ से लेना देना नहीं है। एसईओ का लेना देना इस बात से है कि वेब आपकी जो तस्वीर है उसका साइज़ बड़ा है, आप उसे छोटा कैसे करोगे। आपने जो हेडिंग लिखी हुई है क्या आपने उसमें अपना मेन कीवर्ड लगाया हुआ है, क्या आपने उसमें अपना मेन कीवर्ड नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये चीज़ सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना है, हमें सबसे पहले सीखनी है वेबसाइट एडिटिंग। मतलब सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई वेबसाइट में चेंजेस कैसे करते हैं।
समझ में आ गई बात की। आप मैं ये सपोज करता हूँ कि आप मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल वेबसाइट का कोई आइडिया नहीं होता, तो इसलिए हम बिल्कुल टेस्ट केस के तौर पर ये जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, यही वेबसाइट मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा और सिखाऊंगा कि आपने इसको चेंज कैसे करना है। इस वेबसाइट को आप चेंज करोगे अपनी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, और ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी। आप घर बैठ के इसको चेंज करोगे। जब आप इसे बनाओगे उसके बाद अगर आप कोई होस्टिंग परचेज करें तो आप उसमें अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकेंगे। ठीक है, यानी हमने खुद से चेंजेस करनी है। फिर जब मेरी वेबसाइट बन जाएगी ना, फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई आप सबने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है, अब मैं आपको एसईओ सिखा रहा हूँ। अब आपने इसके ऊपर एसईओ को इम्प्लीमेंट करना है, और जब हम उस पर एसईओ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम रिजल्ट्स भी देख सकेंगे कि भाई क्या हो रहा है। एसईओ को इम्प्लीमेंट करने से वेबसाइट की रैंक कितना अच्छा मिल रहा है। वेबसाइट की रैंकिंग जो होती है वो तकरीबन 4 से 6 माह में होती है। इतना टेन्योर चाहिए होता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ठीक है, सो अब हमें क्या समझ में आई कि हम अपनी बात शुरू कहाँ से करने वाले हैं? वेबसाइट एडिटिंग से। वेरी गुड। यानी अब हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सीखना है कि वेबसाइट में चेंजेस कैसे करनी है, क्योंकि जब तक हमें वेबसाइट चेंज करनी नहीं आएंगी, मैंने सारी एसईओ चेंजेस करके ही तो करनी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे तस्वीरें चेंज करनी है। तस्वीरें चेंज करने का मतलब ये नहीं कि भाई इधर जो तस्वीर है वो चेंज कर दूंगा, बल्कि इस तस्वीर को बेहतर करना है मुझे। इस तस्वीर में फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर लगाई है और उसका साइज़ है 1 MB, काफ़ी बड़ा साइज़ है ना तस्वीर का। मैं कहूँगा ये तो गलत है भाई, इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। या तो इसको 200 किलोबाइट्स में ले जाऊँ या 120 किलोबाइट्स में ले जाऊँ। अगर 1 MB है तो कम से कम आधी तो हो जाए। उसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे तस्वीर यही लगानी है, मगर इसको रीसाइज़ करके लगाना है। इस तस्वीर का जो नाम है वो लिखा हुआ है xyz.png। अब ये xyz तो कोई नाम ना हुआ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर इसका कीवर्ड होना चाहिए, फिर मैं इसका नाम भी चेंज करूँ। ये सारी चीज़ें हमने एसईओ में सीखनी है, लेकिन उससे पहले हमने वेबसाइट बनानी है। ठीक है, सो अगला जो हमारी क्लास होगी, अब ये वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? अब आप देखें वेबसाइट के लिए ना हमारे पास 2 तरह के इंटरफेस हैं। पहला कोडिंग। इसमें क्या है, हम वेबसाइट में जो भी चेंजेस करेंगे वो वेबसाइट की कोडिंग में जाकर चेंजेस करेंगे। और एक चीज़ याद रखें कि हमें कोई बहुत सारी कोडिंग नहीं पढ़नी है एज ए एसईओ एक्सपर्ट। मैंने टारगेटेड नाम लिए ना 2-3 चीज़ों के। मैंने कहा हेडिंग, मैंने कहा पैराग्राफ, मैंने कहा तस्वीरें, ये नाम लिए ना मैंने 3-4। और क्या हो सकते हैं, लिंक्स। ये 5-6 चीज़ें जो हैं हमें सिर्फ ये समझना है कि हमने इनका कोड कैसे चेंज करना है, क्योंकि इनके कोड में जाकर मुझे एसईओ को इम्प्लीमेंट करना है। तो जब मैं इनका कोड अंडरस्टैंड करूँगा तभी मैं इसमें चेंजेस कर पाऊँगा ना। तो हमें बेसिकली ये कोडिंग सीखनी है, हमें पूरी वेबसाइट की कोडिंग नहीं सीखनी है। ना हम डेवलपर हैं, हमारे पास जब भी कोई वेबसाइट आएगी बनी हुई आएगी, हमें सिर्फ ये कहा जाएगा कि भाई ये रैंक नहीं कर रही है, तो इसे रैंक कैसे कराना है। तो इसलिए हमें सिर्फ वो चीज़ें समझनी है जो एसईओ से रिलेटेड होंगी। लेकिन इस समझने के दौरान आप पूरी एक वेबसाइट बनाओगे। कैसे बनाओगे वो मैं आपसे बनवाऊँगा, लेकिन बनाएंगे फिर वही वाले बंदे। अगर आपने रिव्यूज़ वाला काम किया फिर तो नहीं बनेगी ना। सारे इन्वॉल्व होंगे तो फिर ही होगा। ये सब तक सारे इन्वॉल्व ना हो उस वक्त तक काम नहीं होता। अब आ जाते हैं जी इधर। दूसरी वेबसाइट का इंटरफेस कौन सा है? वो तो CMS, इसे बोलते हैं ठीक है जी। ये कौन सी वेबसाइट है? ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी, बल्कि आपके पास टेम्पलेट्स बनी होंगी और आप उन्हीं को यूज़ करते हुए काम करोगे। ये ऐसा काम होगा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं। हाँ, लेटर लिखता हूँ, बोल्ड करना होता है तो सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर बोल्ड का बटन बना हुआ है। साइज चेंज करना है तो ऊपर साइज का बटन भी बना हुआ है। अंडरलाइन करना है तो ऊपर अंडरलाइन का बटन भी बना हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम में हमें ये सारी चीज़ें ग्राफिकली मिलेंगी और हम उसमें चेंज करेंगे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो भाई इसमें से हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? चीप कौन सा है, आजकल कौन सा ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लाइफ टाइम किसकी ज़्यादा है? क्योंकि 3-4 चीज़ें आ गई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से चीप कौन सा है तो मैं कहूँगा CMS।
जिसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स में जाऊंगा और CMS भी वर्डप्रेस भी CMS है, शॉपिफाई भी CMS है। शॉपिफाई एक्सपेंसिव है, वर्डप्रेस सस्ता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि किस ब्रांच को हम यूज़ करने लगे हैं। विक्स के नाम से एक इंटरफेस है, वर्डप्रेस के नाम से एक इंटरफेस है, शॉपिफाई के नाम से एक इंटरफेस है, और बहुत सारे इंटरफेस हैं। ये सब के सब किस में आते हैं? ये CMS में आते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसमें हमें सारे का सारा ग्राफिकल मिल जाता है। और इसकी SEO जब आपको मैं कराऊंगा ना, तो आखिरी दिन एक ही लेक्चर में आप SEO कर लोगे। क्यों कर लोगे भाई? जब आपने सारी कोडिंग समझ ली है, अब मैं आपसे कहूँगा हाँ भाई ये वाला जो टेक्स्ट है इसे बोल्ड होना चाहिए, आप सिलेक्ट करोगे, बोल्ड का बटन प्रेस करोगे, कोडिंग तो नहीं करनी है ना। सो इसकी SEO कंपैरेटिवली आसान होगी। अब अगर हम ये कहें कि लाइफ टाइम किसका अच्छा है, तो लाइफ टाइम कोडिंग वाली वेबसाइट का अच्छा है। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स है या दूसरी जो वेबसाइट है CMS की, ये प्लगइन्स बेस्ड होती है। प्लगइन्स का क्या मतलब है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे एज ए प्लगइन इंस्टॉल करके कर रहे हैं। अब प्लगइन्स जो होते हैं उनकी एक लाइफ होती है। अगर किसी जगह पर जाकर प्लगइन की अपडेट आ जाए और मैं अपडेट ना करूँ, या प्लगइन अपडेट एक्सपायर हो जाए और वो कहे भाई नया इंस्टॉल करो और मैं वो भी ना करूँ, तो इससे क्या होगा? मेरी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होल्स खुल जाएंगे। वल्नरेबिलिटी होल्स का क्या मतलब है कि हैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, इसलिए कि वो प्लगइन तो हो गया डिसेबल जो सिक्योर कर रहा था, और जैसे ही वो डिसेबल हुआ तो क्या हुआ? ऐसे ही ना, जैसे घर के बाहर ताला लगा हुआ था और अचानक 6 दिनों के बाद खुद ही खुल गया। अब क्या हुआ? कोई भी बंदा आपके घर के अंदर एंटर हो सकता है। तो इसलिए अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो CMS कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, और इसको अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको एक टेक्निकल बंदे की भी ज़रूरत है लाइफ टाइम के लिए। मतलब मेरे से किसी ने वेबसाइट बनवाई है, मैंने उसे वेबसाइट बनाकर दे दी, उसने मुझे पैसे दे दिए, बात ख़त्म। अब मेरा और उसका रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका हुआ है ना, क्योंकि मेरे से तो उसने वेबसाइट बनवाई थी। अब कोई 6 महीनों के बाद कोई मसला हो गया उसकी वेबसाइट में, अब वो मुझे ढूंढ रहा है, मे बी मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, या मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये इसलिए मसला हुआ, आपकी वेबसाइट हैक इसलिए हुई कि आपका प्लगइन का अपडेट आया था जो आपने नहीं किया। वो कहेगा मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं टेक्निकल भी नहीं हूँ, मैं तो ये चीज़ें कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन जब आप कोडिंग की वेबसाइट बनाओगे तो कोडिंग की वेबसाइट पे ऐसा कुछ इशू नहीं है। और इवन अगर कोई वेबसाइट 1980 की बनी हुई है ना, 80 या 88 की या 90 की, और वो कोडिंग में बनी हुई है, आज भी उसमें कुछ इशू नहीं होगा। एक इशू होगा, वो क्या होगा? वो होगा गूगल एल्गोरिदम का इशू। यानी गूगल कहेगा कि भाई ये पुराना मॉडल हो गया आपकी वेबसाइट का, अब नए मॉडल पर आ जाओ। लेकिन आपकी वेबसाइट ना तो हैक होगी ना कुछ होगा, वेबसाइट आपकी चलती रहेगी, लेकिन इंटरफेस पुराना हो चुका होगा आपका। यानी कोडिंग की वेबसाइट इस हद तक सिक्योर होती है। और एक दफ़ा कोडिंग होगी है, आपको जब तक उसमें चेंजेस नहीं करनी ना, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कोडिंग में ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है तो एक दफ़ा बन गई, हाँ, जब जिसकी वेबसाइट है अगर वो कहे कि यार इसमें एक ये बटन ऐड कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे अपग्रेड करवाना चाह रहा है वो। लेकिन अगर वो उसी मॉडल के साथ चलाना चाहता है अपनी वेबसाइट को, तो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑपरेट करता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम जो रिकमेंड करते हैं, और जो कोडिंग को अंडरस्टैंड करता है वो CMS को भी अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन जो सिर्फ CMS पे काम करेगा वो कोडिंग पे बिल्कुल काम नहीं कर सकता। और कोडिंग करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग मोड में जाने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो ये समझना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वैसे ही माइंड बना लेते हैं एकदम, मैंने कोडिंग बोला ना तो लोगों ने डर जाना कि वो कोडिंग करनी पड़ेगी, तो हमने पिछले साल भी की थी और छोड़ दी थी। हाँ, सो हमने कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। मैंने आपको 3-4 चीज़ों के नाम बताए हैं, हमने इनके कोड को अंडरस्टैंड इसलिए करना है क्योंकि इन्हीं के कोड में जाकर चेंज करनी है। तो जब तक इनके कोड में चेंज नहीं करेंगे SEO इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हमने नया कोड नहीं लिखना कोई। ठीक है, समझ में आ गई है? अगली क्लास में हम ये यहाँ से बात शुरू करेंगे कि हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि कोई वेबसाइट कोडिंग वाली है कि CMS है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से बात शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, वो ये होगा कि भाई ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मैंने आपको अभी दिखाई भी है, खोली है ना मैंने वेबसाइट। अब मैं ना यहाँ पर करता हूँ Ctrl+U, कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ? Ctrl+U प्रेस कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? कोडिंग खुल गई। पहले वेबसाइट थी ना, अब कोडिंग आ गई है। जैसे होता है ना, किसी चीज़ का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। वेबसाइट जो है वो फ्रंट एंड है, बैक एंड पर ये कोडिंग हुई है।
तो अगर आपको मैं ये सारा स्क्रॉल करूं तो आपको डरने में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना? काफ़ी मददगार है ना आपको डराने के लिए। मैं सारा कोड स्क्रॉल कर रहा हूँ और कोड ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आप कह रहे होंगे कि शायद ये वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक कोड बनाना है, सारा कुछ नहीं करना हमें 6-7 टैग्स की कोडिंग समझनी है सिर्फ। उसके बाद हम SEO एक्सपर्ट बन जाएंगे। हमें वेबसाइट में आकर सिर्फ उन्हीं कोड्स को चेंज करना है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने सारा चेंज नहीं करना, हमने कुछ हिस्सा चेंज करना है, और जो चेंज करना होगा मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे इसमें लेकर जाऊँगा। यानी इसका मतलब बाकी हिस्से को हमने छेड़ना भी नहीं है, बाकी इसकी वेबसाइट को वैसे ही रहने देंगे। जो चीज़ें SEO से रिलेटेड होंगी हम सिर्फ उन्हीं को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? और ये पूरी वेबसाइट जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब इसका पहला पार्ट हम समझ लेंगे कि भाई ये जो कोडिंग होती है ये किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, हमने कोडिंग की फाइल कैसे बनानी है, उसके बाद ये मैं आपकी वेबसाइट शेयर करूंगा। और क्लासरूम में ही हम ये सारी वेबसाइट चेंज भी करेंगे, ताकि आप भी घर में जाकर इस पूरी वेबसाइट को अपना लोगो लगाएं, अपनी मर्जी का मेन्यू बनाएं, अपनी मर्जी की तस्वीरें लगाएं, अपनी मर्जी का कंटेंट लिखें, आपकी वेबसाइट बन जाइए। समझ आ गई मेरी बात की? एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वेबसाइट कॉपी करना, एक वेबसाइट की टेम्पलेट कॉपी करना है और एक वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करना, ये दोनों अलग बातें हैं। वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करें तो इसे हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, लेकिन अगर हम वेबसाइट की टेम्पलेट कॉपी करें देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने अगर टेम्पलेट कॉपी की तो भाई इंटरफेस तो सब वेबसाइट का एक जैसा ही होता है ना। तो टेम्पलेट कॉपी करके मैंने क्या किया, सब कुछ नए सिरे से लिख लिया। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉपी की कैटेगरी में फॉल करेगी, ठीक है? ये टेम्पलेट कॉपी